दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। दिव्य हिमाचल मीडिया नेटवर्क पर हम पहाड़ी के साथ हाजिर हूं मैं अनिल अग्निहोत्री और मैं राजेश शर्मा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुरेश भारद्वाज निराश की इस कविता के साथ। एक टुकड़ा भूख, एक टुकड़ा भूख खाती रही ताउम्र मुझे, और मैं दरों दरवाजों पर उसका तोड़ खोजता रहा। अंधा बना भिखारी हुआ, रोया गिड़गिड़ाया, खाली पेट लिए घूमा, धरती को चूमा, निवाले की आस में सब भोगता रहा। जहां तहां निवाला खोजता रहा, कचरे का ढेर खरोला, उसमें पड़ी हर गठरी को खोला। रोटी का टुकड़ा मिला, बेबस दिल खिला, दौड़ा झोंपड़ी में आया, एक निवाला माँ को खिलाया, फूटे घड़े से पानी पिलाया। उसने आंखें खोली और मुझे बोली, बहुत कुछ खाया मुझे अब याद आया। बहुत लंबी कविता है अग्निहोत्री जी, और रोटी का एक टुकड़ा, हिमाचल भी जुड़ रहा है आज इसके साथ। जी 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 बिल्कुल, आपकी कविताओं के साथ तो हमारा कार्यक्रम हमेशा जुड़ता रहा है। राजेश, सबसे पहले दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम पहाड़ी आपके लिए आपका कार्यक्रम, इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसकी फीडबैक हमें ज़्यादा आए, हम इसको और इम्प्रूव करने की प्रयास कर पाए। राजेश, दर्शकों से ये भी अनुरोध रहेगा कि फेसबुक पे जो हमारा पेज है दिव्य हिमाचल टीवी का, उसे लाइक करें, फॉलो करें। इसके साथ ही यूट्यूब पर जो हमारे दर्शक हमें देखते हैं वो भी हमारे यूट्यूब चैनल को दिव्य हिमाचल टीवी को लाइक जरूर करें वहां पे और फॉलो करें, ताकि और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही हमारे कार्यक्रम इस पे आते हैं, आपको पता है दिन रात हमारे कार्यक्रम चल रहे थे, अपनी पसंद का आपको भी नोटिफिकेशन आएगी, आप उसको देख पाएं। राजेश, आज हम जो 3 सेगमेंट्स में चर्चा करने जा रहे हैं उनमें शिमला में हिमाचल की बल्ले बल्ले क्यों हुई है पूरे देश में, उस पर चर्चा होगी। हिमाचली होने के नाते हमें गर्व होना चाहिए इस चीज पे। हम चर्चा करेंगे कि क्यों हो रही है। भाजपा हार के बाद भाजपा क्या बड़ा कदम उठाना जा रही है, इस पे भी चर्चा होगी आज। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कर्मचारियों की, हमेशा की तरह। और हमारा पहला सेगमेंट है बड़ी खुशखबरी है, और सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए हम ऐसा कहेंगे, या सभी विभागों में लगभग कर्मचारियों में बहुत बड़ी ज्यादा कर्मचारियों की जो संख्या जिनकी जेसीसी से पहले एक और जेसीसी से पहले कैसी पॉलिसी। देखिए राजेश, पॉलिसी जेसीसी अभी होनी है राजेश, 9 दिन बचे हैं बीच में। आज का दिन छोड़ देते हैं, 27 तारीख को छोड़ देते हैं। गिन लीजिए उंगलियों पे 9 दिन बचे हैं, मतलब आप दोहरे अंकों से निकल के अब एक अंक में आ गए। अब असली काउंटडाउन शुरू हो चुका है जेसीसी का। राजेश, कर्मचारियों की दुख दुखी बढ़ी हुई है जी, क्या कहेंगे आप इस पे? बिल्कुल सही है। देखिए, जेसीसी का लंबे अरसे से कर्मचारियों को इंतजार है, और ये इंतजार अब तो बेचैनी इसलिए बढ़ रही है कर्मचारियों की, दुख दुखी इसलिए बढ़ रही है अग्निहोत्री जी कि वक्त पास आ रहा है। उनको जो आस है, उनको जो उम्मीद है, और उनको जो एक उम्मीद ये जगी है कि उनकी जो तमाम मांगे हैं, तमाम जो दिक्कतों के दौर से गुजर रहे हैं, उन दिक्कतों का अब बड़ी जल्द समाधान होने वाला है। इसीलिए कर्मचारियों से तो अब दिन काटे नहीं कट रहे हैं, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि 27 नवंबर जितनी जल्दी आ जाएगी, उनकी तमाम दिक्कतें उस दिन दूर हो जाएंगी। इसलिए कर्मचारी, हालांकि चिट्ठा बड़ा लंबा चौड़ा पकड़ा दिया है सरकार को 62 मांगों का। आप देखिए उस पर सरकार कितनी सक्षम हो पाती है, कैसे कर पाती है। लेकिन चर्चा भी सिलसिलेवार वहीं से शुरू हो गया अग्निहोत्री जी। सुबह 11 बजे से दौर चल पड़ेगा मीटिंग का। जी 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 जी, और उम्मीद तो ये है कि मुख्यमंत्री इसमें लंबा समय देंगे। तो अगर ऐसा हो पाता है तो, और वही है कि हम पहले भी चर्चा कर चुके राजेश, बिल्कुल 62 मांगे हैं, बिल्कुल, तो उनमें ऐसा नहीं है कि उसी दिन को छोड़ जाएंगे, कुछ पहले भी हो जाएंगी, क्लब हो जाएंगी, मांगे उन पे फैसले पहले हो जाएंगे, या क्या कहना है मीटिंग में उनके लिए, क्या पॉलिसी बननी है पहले ही तय हो जाएगा। सरकार पूरी तैयार से आएगी। नौकरशाही लगी है राजेश, बिल्कुल, पूरे अफसर जुटे हुए हैं आजकल शिमला में। राजेश, हम कई वर्गों और विभागों पर चर्चा कर चुके हैं आज इस कार्यक्रम में। कर्मचारियों पे हम लंबी सीरीज कर रहे हैं, और हमें बहुत सारी फीडबैक भी मिल रही है, अच्छी भी मिल रही है, और साथ में हमें सलाह भी मिल रही है कि इस वर्ग को भी लीजिए, इस वर्ग को भी लीजिए। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सभी को हम इसमें समाहित करें। तो आज हम जिन कर्मचारियों पे बात करने जा रहे हैं राजेश, उसमें बहुत हजारों कर्मचारी उसमें शामिल होंगे, और बाकियों पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अगर इनके लिए कुछ होता है तो बाकियों को तो उम्मीद खुद ही बढ़ जाएगी। राजेश, एक ऐसा वर्ग है जो लगभग हर विभाग में है, हम ये कहेंगे, बिल्कुल, और वो है आउटसोर्स कर्मचारी जी। बहुत सारे कर्मचारी रखे गए विभागों में जो आउटसोर्स हैं। इनकी क्या मांग है राजेश, क्या उम्मीद है जी सरकार से इनको? बिल्कुल, देखिए, आउटसोर्स हर विभागों में आउटसोर्स कर्मी है। पहले मैं ये थोड़ा सा बता देता हूँ अग्निहोत्री जी आपके माध्यम से कि ये मुद्दा हमने लिया क्यों। हमें लगातार आउटसोर्स कर्मियों के एक सुझाव आ रहे थे कि आप हमारी मसले को उठाने के लिए अपना मंच दीजिए, क्योंकि हम लगातार पीस रहे हैं, और अरसे से पीस रहे हैं, और कई सालों से पीस रहे हैं। सरकार ना तो हमारे लिए कोई पॉलिसी बना रही है, सरकार ना तो हमारी मांगों को एड्रेस कर रही है। अब आते हैं इनकी असली मांग
मांगों की कि आउटसोर्स कर्मचारी, पहले तो प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में 25,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मी इस वक्त प्रदेश भर में सेवाएं दे रहे हैं। जी, जी। अब इनकी जो मुख्य मांग है अग्निहोत्री जी, इनकी प्रदेश सरकार से जो मुख्य मांग है, पहली मांग तो यही है कि इन्हें प्रदेश सरकार कॉन्ट्रैक्ट पे लाए। अरसा बीत गया है, 15 साल सेवाएं देते हुए हो गए, आउटसोर्स के लिए पॉलिसी नहीं है हिमाचल में। इसकी पहली मांग यही उठा रहे हैं और लगातार उठाते रहे कि हमारे लिए एक पॉलिसी फ्रेम करिए। अब अगर अब थोड़ा सा बजट सत्र पे चलते हैं, पिछले जो बजट सत्र हुआ था हिमाचल प्रदेश सरकार का, उसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा था कि हम आउटसोर्स कर्मियों के लिए एक पॉलिसी लाएंगे। अब 1 साल उसको करीब करीब होने को है, लेकिन वो पॉलिसी आई नहीं थी। अब जाके सरकार इन कर्मचारियों के लिए एक पॉलिसी फ्रेम कर रही है, जिसके लिए बाकायदा कह दिया गया था, मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों कहा था कि उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, सब कमेटी उस मसले को देखेगी। सरकार ने कमेटी उसके लिए हम इस पे आ रहे हैं। बिल्कुल, सरकार पहली मांग यही कि इन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे लाया जाए, फिर दूसरी आगे फिर क्योंकि वो चैनलाइज चीजें जब हो जाएंगी तो कॉन्ट्रैक्ट से फिर वो सीधे रेगुलर जब हो जाएंगे तो एक पॉलिसी उनके लिए बन जाएगी, तो वो भी मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। तो ये उनकी सबसे बड़ी मांग थी। राजेश, बिल्कुल आपने जैसे बताया कि आउटसोर्स कर्मचारी बोल रहे हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट में लाइए, बड़ी विडंबना है ये। और हमें लगता है कि अगली बार जब ये कभी सब कमेटी की मीटिंग होगी, अभी तो नहीं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट एवोल्यूशन के लिए बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हटा दीजिए, क्योंकि देखिए कितने समझदार हो गए कर्मचारियों को पता है कि क्या होना है, बिल्कुल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो आना ही पड़ेगा। आपने कितने साल भी सेवा दी है, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि पॉलिसी नहीं है कि आपको सीधे रेगुलर ही कर दिया जाए। जब आप इतने ज्यादा परेशान हैं, इतनी ज्यादा परेशानियां झेल चुके हैं, इतने समय से काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे आना पड़ता है। सरकार कितनी गंभीर है, प्रश्न ये उत्पन्न होता है और कदम क्या उठाए जा रहे हैं। इसके बाद में आपसे ये भी पूछूंगा कि चुनौती क्या है सरकार के सामने, देखिए, लेकिन गंभीर कितनी है और कदम क्या उठाए जा रहे हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार बिल्कुल गंभीर है। जिस तरह से बजट भाषण में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा था, उसी चीज को अब लागू करने के लिए सरकार अब बिल्कुल सख्त हो गई है और इस दिशा में प्रयास भी कर रही है। इसके लिए सरकार ने क्या किया, एक सब कमेटी का गठन कर दिया अग्निहोत्री जी, और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, जिसमें 2 बड़े वो मंत्री शामिल है जिनके विभागों में सबसे ज्यादा कर्मचारी इस वक्त तैनात हैं। उसमें अगर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज इसमें शामिल हैं और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी इस कमेटी के सदस्य बने हैं। और जल शक्ति मंत्री, आपको पता ही है, जल शक्ति विभाग में सबसे ज्यादा आउटसोर्स कर्मी ही सेवाएं दे। और महेंद्र सिंह जी ने तो इसमें कुछ दरवाजा निकाल भी लिया है, काफी आगे निकाल दिया उन्होंने अपने विभाग के कर्मचारी। बिल्कुल, उन्होंने तो पहले कह दिया कि 2500 से ज्यादा कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पे लाया जाएगा। कई कर्मचारी ऐसा बोलते हैं कि महेंद्र सिंह हमारे विभाग के मंत्री होते हैं, तभी इसी वजह से है ना जी, जो एम्प्लॉय इनकी पॉलिसीज होती हैं। अच्छा राजेश, तो इसमें अब ठीक है, ये हो गया, चुनौती क्या है इसमें? बिल्कुल, देखिए, सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती अग्निहोत्री जी, सबसे बड़ी चुनौती है कि एक तो वर्ग बहुत बड़ा है, 25,000 से ज्यादा कर्मचारी सीधे तौर पे आउटसोर्स पे हिमाचल में तैनात हैं। अब ये इन कर्मचारियों का अब होगा क्या, सबसे बड़ा सवाल यही था, और जिसपे ये पॉलिसी अब फ्रेम हो रही है। तो इसमें अब विभागों से सब ये जो अध्यक्ष है, पहले राजेश कुछ इनकी पे स्केल को लेके भी कुछ है जी। एक तो पे स्केल को, क्योंकि इसके 2 कैटेगरी में ये कर्मचारी हैं अग्निहोत्री जी। पहली कैटेगरी में ऐसे कर्मचारी हैं जो जिनका या तो नफरी ज्यादा है, यानी कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी सैलरी कम है। जो दूसरी इसकी कैटेगरी आती है, जिसमें चाहे वो भारत सरकार के तहत आए, चाहे वो वर्ल्ड बैंक के तहत आए, चाहे वो एडीबी के तहत आए, वो ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी ज्यादा है लेकिन उनकी कर्मचारियों की संख्या कम है। ये 2 वर्ग वहां है जहां एक तरफ सैलरी कम मिलती है और दूसरी तरफ सैलरी ज्यादा मिलती है। एक ही वर्ग में 2 उपवर्ग यहां बन गए हैं। अब चुनौती सरकार के सामने ये है, क्योंकि इनकी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन को या इनकी क्वालिफिकेशन को मैच करने के लिए एक डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी। एक जो सब कमेटी ने इसके लिए, अगर हम एक्शन की जहां तक बात कर रहे हैं, 2 निगम और बोर्डों में जितने भी ये कर्मचारी पूरे आउटसोर्स पे तैनात हैं, वो 2 सूचनाएं मांग ली गई हैं, और 2 सूचना जो मांगी है वो जल शक्ति मंत्री यानी कि इस कमेटी के अध्यक्ष ने सीधे तौर पे मांगी हुई है। 2 सूचनाएं जो क्या है कि पहली तो ये कि हर विभाग से पूछा गया कि पहले तो ये नंबर बताइए कि आपके विभाग में कर्मचारी आउटसोर्स पे हैं कितने हैं, कितने कब लगे हैं वो। जी। और दूसरा कि इस जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी तो इनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, यानी कि जो एमओयू एक तरह का हुआ था, एफिडेविट लिए गए थे, उस एफिडेविट का या उस एग्रीमेंट की कॉपियां कमेटी के सामने पेश करिए। अब कमेटी वहां से पड़ताल करेगी, कमेटी ये देखेगी किस कर्मचारी ने क्या क्वालिफिकेशन दिखाई थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए थे। अब वो उन
क्वालिफिकेशन के बाद अब कर्मचारी से आगे भी सीधे तौर पे वो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, फिर उनको मैच किया जाएगा। जी। उसके बाद से फिर ये कर्मचारियों की एक लिस्ट बनेगी, जिसके बाद से पूरा प्रारूप तय होगा। क्योंकि सरकार ये देखिए, सरकार ये नहीं चाहती है इसमें कि लंबे अरसे के बाद ये पॉलिसी बन रही है, तो सरकार ये नहीं चाहती है कि लूप होल बच जाए, बिल्कुल कोई कमी बच जाए जिसका कोई और सीधे तौर पे लाभ उठा के इस प्रक्रिया को बाधित ना कर दे। इसीलिए सरकार ये चाहती है कि जो भी कदम रखा जा रहा है वो फूंक पे और कानून के दायरे में रखकर ही रखा जाए। जी, राजेश साहब ने बहुत बढ़िया दर्शकों को और हमारे कर्मचारियों को सबको बताया। इसको थोड़ा सा और सरल करके आपका जो आपने कहा नटशेल, उस नटशेल को मैं आपके इनके सामने जरा कर्मचारियों के सामने बता दूं। पहले तो ये देखा जाएगा कि क्योंकि आपको सरकार के तहत लाना है, कॉन्ट्रैक्ट में रखना है, तो दो, जैसे आपने राजेश बताया, दो उपवर्ग है, बहुत ज्यादा तनख्वाह वाले और कम तनख्वाह वाले। पहले तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा कि जिनकी कम है उनकी ज्यादा होगी ही होगी, क्योंकि आपको किसी पद के दायरे में लाया जाएगा। बिल्कुल, फिर उस पद का देखा जाएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका वहां पे प्रोफाइल क्या होगा, आप किस कैटेगरी में आएंगे, क्लास 1 में आएंगे, 2 में आएंगे, 3 में आएंगे, 4 में आएंगे, उस हिसाब से। तो कईयों का बहुत कम है, जैसे 4 में होगा कोई होगा तो उनको अभी 5-6 हजार भी मिल रहे हैं, तो उनका बढ़ाया जाएगा। लेकिन कई ऐसे भी होंगे क्लास 3 में आएंगे लेकिन उनकी तनख्वाह बहुत ज्यादा होगी, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़े। तो एक तो चुनौती ये रहेगी, क्योंकि आपको फिर प्रॉपर चैनल में आएंगे, तो वहां पे प्रमोशंस होंगी, तो आपकी से ज्यादा भी नहीं हो सकती आपकी तनख्वाह, वहां पे कम भी नहीं हो सकती है, पे स्केल के अंडर आएंगे ना राजेश। और दूसरा, जैसे आपने कहा राजेश, जहां तक मैं समझा हूं कि ये क्वालिफिकेशन के जो पेपर्स हैं ये वेरीफाई भी होंगे। ये ठीक वैसे होगा जैसे चयन आयोग करता है, बिल्कुल आपकी क्वालिफिकेशन को बाद में, क्योंकि आप आ चुके हैं। जिन बोर्डों या विश्वविद्यालयों से डिग्री या डिप्लोमा के जो सर्टिफिकेट लगे उनकी लगी हुई है, उनकी वेरिफिकेशन होगी कि क्या वो, आप पिछले दौर को याद करिए अग्निहोत्री, जब फर्जी बहुत सर्टिफिकेट बंटे थे हिमाचल में। बिल्कुल अभी तक कई यूनिवर्सिटी से लोगों को हटाया जा रहा है जी, तो वहां से मतलब ये पूरी प्रॉपर वो होगी राजेश। लेकिन इस सारे इसको, हालांकि हमें पता है सब, हमारे पास पुख्ता सूचना है कि बहुत जोर शोर से काम हो रहा है। बिल्कुल राजेश, क्या ये जो 9 दिन बचे जी, इसमें आपको कितनी संभावना लगती है कि सारा काम निपट जाएगा और घोषणा 27 तारीख को ही हो जाएगी और सोर्स कर्मियों को लेकर? देखिए, हम एजम्पशन पे बात कर रहे हैं, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, बिल्कुल, लेकिन लगता क्या है आपको? पहली चीज जो ये सूचना मांगी गई है, जिसमें अध्यक्ष इस सब कमेटी के महेंद्र सिंह ठाकुर ने जो सूचना मांगी है, उसमें विभागों और बोर्डों को यह कहा गया है कि 7 दिन के भीतर ये 2 सूचनाएं प्रमुख रूप से शेयर करिए। 7 दिन के भीतर ये रिपोर्ट तलब कर लिया एक तरह से कि कितने कर्मचारी हैं और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या हुई है, एमओयू उनके साथ क्या हुआ है, ये मांगिए 7 दिन के भीतर। अब जेसीसी को अगर हम दिन गिनते हैं अग्निहोत्री जी, तो दिन बचे हैं 27, 9 दिन बचे हैं, 27 का दिन छोड़ने के बाद 9 दिन बचे हैं। तो जेसीसी से पहले तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये प्रक्रिया लंबी है। 25,000 कर्मचारियों की डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होनी है और इसमें बहुत वक्त लगने वाला है। लेकिन क्योंकि सरकार, आपने कहा कि सरकार की भगवान के बाद सरकार होती है, सरकार अब चुनावी उसमें वर्ष में चल रही है। और अब आप ये देखिए कि इसके बाद, अब जेसीसी के बाद अभी विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर बजट, उसमें सरकार बजट पे काम करना शुरू कर देगी। लेकिन उसके बाद जब चीजें निकलेंगी या उसके बाद जब सरकार एक्शन में आएगी, तो ये फैसला उसके बाद होने वाला है। हालांकि इसमें वक्त कुछ लग सकता है, लेकिन ये मान के चलिए कि इस साल ये आउटसोर्स कर्मियों के लिए बहुत बड़ी एक पॉलिसी बनने वाली है। वो विभागों में सीधे तौर पे मर्ज किए जाने वाले हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है राजेश। हालांकि जो आपने 2 दिन की बात कही है कि 2 दिन 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है सरकार का, तो देखिए, हाँ जी, उसको लेके जब आपकी रिपोर्ट जाएगी तो उसके साथ एक नोट भी होगा हर विभाग की तरफ से कि इस पे क्या हो सकता है। तो 2 दिन में सरकार चाहे तो कोई पॉलिसी तो पक्का फ्रेम कर देगी। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि पॉलिसी की घोषणा हो जाएगी जेसीसी में। अब आगे एक इंडिविजुअल को फायदा कब मिलेगा, उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है राजेश। देखिए, ये इसलिए भी जल्दी होने की उम्मीद है और होना ही होगा ये जल्दी, क्योंकि जब बजट होगा पेश, तो क्योंकि इन कर्मचारियों को विभागों में जब मर्ज करना है तो उनको तनख्वाह भी देनी है, तो बजट में वो प्रोविजन करना पड़ेगा सरकार को। बजट से पहले तो हर सूरत होगा, मतलब सर्दियों में हो जाएगा। राजेश, ऐसी स्थिति में हम क्या समझें कि आउटसोर्स जितने भी कर्मचारी हो पार्टी की तैयारी कर ले? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, पार्टी की तैयारी तो करनी चाहिए। बहुत बड़ी खुशखबरी है। और कुछ कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी तो रिटायर भी हो गए हैं कि उनके लिए कोई पॉलिसी आने वाली थी, पॉलिसी आई नहीं। लेकिन ये जो कर्मचारी लगे हैं, 25,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं जिनके 2 वर्ग हैं। ये कर्मचारी तो अब
पार्टी की तैयारी कर लें, अभी बेशक करें ना, बिल्कुल तैयारी कर लें, तैयारी कर लें, इतनी बजट भी में रख जल्दबाजी लें, ना आपको करें कि बताऊं। अभी से पार्टी दे बैठे, कुछ अपने पैसे का पीटीए नुकसान हो टीचर्स के जाएगा। साथ कई बार ऐसा जी, हुआ था कि वो बिल्कुल, पार्टी देते बिल्कुल। रहे थे और इसलिए थोड़ा सा roll back इंतजार हो जाता करें, था। थोड़ा सा इंतजार करें। हांडी चढ़ गई है, खिचड़ी पक रही है, लेकिन पक रही है, ये मान ये लीजिए। पक्की बात है, और खिचड़ी ये बनेगी बटेगी जरूर। भी, हाँ, जी। बटेगी और सरकारी कर्मचारियों की तरह ही टेस्ट भी आएगा, बिल्कुल। क्योंकि वहीं तो आपको ले जाया जा रहा जी। है। तो राजेश, इस खुशखबरी के और आउटसोर्स कर्मचारियों को बधाई देते हुए हम ये भी कहना चाहेंगे कि बाकी विभागों को भी उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पुलिस विभाग का जैसे जी। कॉन्ट्रैक्ट वाला पीरियड है, बहुत लंबा है, जी। तो पुलिस कर्मचारियों को भी इसमें उम्मीद रखनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को जो 2 साल, वहाँ राजेश बड़ी चीज अड़ी हुई है अभी भी, जी। जैसे हमने कल भी चर्चा की थी। जी। 3 से 2 साल जब करेंगे तो टाइम कौन सा लेंगे, ये पक्का हमने आज फिर विशेषज्ञों से बात की कि अगर कर्मचारी इस पे अड़ते हैं कि पिछले दिनों से जी। दीजिए, तो शायद ये अगला 31 मार्च होने वाला है। बिल्कुल। तो ये तो हमने विशेषज्ञों का भी यही कल कहना, जी भी हमने यही आज चर्चा फिर हुई। से उसमें विशेषज्ञों से बात जी। की, उनका यही कहना है कि कर्मचारी 31 नेता मार्च 2022 से, हाँ, जी। तो कर्मचारी नेता चाहे तो बैकडेट के ज्यादा जोर ना डालें, क्योंकि जी। इंप्लीकेशंस फंस जाएंगी, कुछ ना कुछ बिल्कुल, बिल्कुल। चैलेंज हो जाएंगी वो चीजें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो या तो जैसे 27 को नवंबर को जी। जेसीसी है, तो 30 नवंबर से आप मान लीजिए कि 30 नवंबर तक जितना भी हो उनको तो फायदा दे जी, दीजिए, जी। जितना भी मिले मिले, है ना जी। आप ये मत कहिए कि आप पहले जनवरी से करेंगे या 31 दिसंबर तक के, सबके 30 पे दबाव बनाना चाहिए, ऐसे विशेषज्ञों का कहना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब बाकी क्या होता है, कर्मचारियों की भावना उसमें क्या है, लेकिन वो वही कहते हैं कई बार कि भागते भूत की लंगोटी ही सही, बिल्कुल। जो आपके बाद में आने वाले, चलिए उनके लिए तो फायदा होगा ही अगर आप बिल्कुल, बलिदान करते हैं। बिल्कुल। राजेश, तो कर्मचारियों में हमारी ये चर्चा थी, कल हम और नया मुद्दा लेके आएंगे कर्मचारियों पे, जी। और ऐसा मुद्दा जो सबको छुएगा भी। राजेश, हम अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। हार के बाद भाजपा की ओवरहॉलिंग, शिमला में कुछ होने जा रहा है पार्टी चंडीगढ़ की। राजेश, जैसे कि मीटिंग जो थी वो टल गई थी, हम ये जी। कहें कि उपचुनाव में जो पार्टी की हार को लेकर अगर भाजपा गंभीर नजर आने लगी है, जी। कैसे नजर आने लगी है कि चंडीगढ़ की बैठक टल गई, जी। तो इस पे ये भी मातम भी मनाया जा सकता था, है ना, बड़ी लकीर भी पीटी जा बिल्कुल, सकती थी। बिल्कुल। लेकिन ऐसा हटके पार्टी ने क्या किया है, पार्टी ने तुरंत हिमाचल में ही कारण टटोलने की तैयारी कर ली है। जी। क्या जानकारी है? बिल्कुल सही है। देखिए, आज जिस तरह से हिमाचल जो भाजपा की जो बैठक हुई है, ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले उन तैयारियों पर चर्चा की गई है, और प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है 24, 25 और 26 नवंबर जी, को। जी। तो आज जो बैठक हुई है वो संचालन समिति की बैठक हुई है। संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष ने की है, सुरेश कश्यप भारद्वाज ने। और इसमें शहरी विकास मंत्री, इसमें प्रदेश भाजपा के महामंत्री, संगठन के महामंत्री, हिमफेड के चेयरमैन से लेके खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष तक तमाम बड़े जो संचालन समिति के सदस्य थे वो पहुंचे हुए थे। अब ये बैठक हो क्यों रही है, बड़ा सवाल ये है। जी, जी। जो 24, 25 और 26 नवंबर को जो बैठक होगी, जो चंडीगढ़ की बैठक टली है, जिस पे पिछले कल भी हमने चर्चा की थी, उस बैठक को टलने के बाद अब जो संगठन भाजपा का है वो चीरफाड़ करेगा इन उपचुनावों में पार्टी की जिस तरह से हालत हुई है जी, उसको जी, लेकर। जी, जी। 24 तारीख को बड़ी अहम बैठक होने वाली है राजधानी शिमला के पीटर हॉफ में। अग्निहोत्री जी, ये बैठक होगी भाजपा कोर कमेटी की बैठक होगी। ये मतलब बहुत बड़ी बैठक, इसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह आएंगे, इसमें प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना आएंगे, सह प्रभारी संजय टंडन आएंगे, प्रदेशाध्यक्ष इसमें होंगे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचेंगे, 2 पूर्व के मुख्यमंत्री पार्टी के, उनको भी धूमल साहब और शांता जी, बिल्कुल हाँ जी। उनको भी बुला लिया गया है। महामंत्री इसमें शामिल होंगे, अनुराग ठाकुर को भी बुलाया गया है जी, केंद्रीय मंत्री को। 25 नवंबर को 2 बैठकें रखी गई हैं, 24 के बाद क्योंकि पूरा दिन बिजी शेड्यूल है बीजेपी का। 25 को 2 बैठकें रखी गई हैं, एक है विस्तारित कोर ग्रुप की बैठक और दूसरी जो बैठक होगी वो प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें रणनीति बनाई जाएगी कि आगे करना क्या है। अब आता है 26 नवंबर को जो आखिरी दिन होगा इस कार्य समिति की बैठकों का। 26 नवंबर को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें पहले के कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी सरकार की कि जो हमने किया उनका रिजल्ट क्या आया, जी, जी। और इसके बाद आगे उन कार्यक्रमों से सीखा क्या, आगे उन कार्यक्रमों का होगा क्या, और आगे हमें किस रणनीति के तहत अब काम करना है। तो 24 और 26 को 2 बड़ी महत्वपूर्ण ये जो बैठकें हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण 24 और 26 के दिन यहाँ भाजपा के लिए हैं, जिसमें हार के कारण भी टटोले जाएंगे, भविष्य की रूपरेखा भी तय की जाएगी और पार्टी को एकजुट करने का एक मूल मंत्र भी दिया जाएगा। जी, मतलब 26 तारीख बिल्कुल भाजपा नेता जो हार के कारणों की समीक्षा तो होगी जी, लेकिन डांट डपट जो होगी वो लगता है राजेश की 26 को ही होने वाली है। 26 भारी रहने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। चलिए देखते हैं क्या होगा। जो भी होगा हम अपने इस कार्यक्रम में विस्तार से आपको बताएंगे जी, भी। राजेश, 3 दिन तक जैसे आपने कहा कि बैठक होने वाली है, जी। जाहिर है ऐसे में जब अब भाजपा चुनावी साल में प्रवेश कर रही है जी,
लाग लपेट तो नहीं होगी इसमें कि चलिए जी गोलमोल बातें कर ली, अभी रहने देते हैं। ऐसा भाजपा का जैसा रहा है और अब जैसी भाजपा होती जा रही है, तड़ाक से मुंह पे फैसला भी और मुंह पे साफ गोई से कह देना कि आप दोषी हैं या आप कसूरवार हैं। पार्टी के लिए बेहतर भी तो रहेगा अगर ऐसा होता है। बिल्कुल सही है। देखिए अगर भाजपा की अगर हम बात करते हैं तो भाजपा बड़ी प्रोफेशनल पार्टी बन गई है। पार्टी विद डिफरेंस, अब इमोशन और भावनाओं की नहीं, अब परफॉर्मेंस की पार्टी है, जहां परफॉर्मेंस देखी जा रही है कि किस कार्यकर्ता ने, किस पदाधिकारी ने काम किया क्या, उसको जिम्मेदारी क्या दी गई थी। अगर लाग लपेट ही होनी होती तो चंडीगढ़ की बैठक महज औपचारिकता होती, या चंडीगढ़ की बैठक की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रदेशाध्यक्ष रिपोर्ट लेकर दिल्ली चले जाते कि यहाँ कमियां रही हैं, हम इनमें सुधार कर रहे हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन पार्टी क्योंकि डबल इंजन सरकारों के होते हुए 4-0 से अगर हार रही है, खाता भी नहीं खोल रही है, तो टाल मटोल तो की नहीं जा सकती, क्योंकि 2022 दहलीज पे खड़ा है। ये सिफर ही तो गले की हड्डी बन रहा है। देखिए सिफर के जो चक्कर है ना जी, इस चक्रव्यूह से निकलने में अब भाजपा जुटी हुई है। तो वो राजेश, अगर ये चक्रव्यूह से निपटना है, इससे बाहर आना है आपने सिफर के चक्रव्यूह से, तो परफॉर्मेंस की पड़ताल भी होगी फिर में। और क्या सरकार, क्या संगठन, सभी से जवाब मांगा जाएगा। बिल्कुल, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही है। देखिए सबसे बड़ी जो पड़ताल होगी वो होगी संगठन की भूमिका की पड़ताल, उसके बाद होगी सरकार की कार्य योजना की, सरकार के कामकाज की पड़ताल, और उसके बाद होगी कार्यकर्ताओं की मेहनत की पड़ताल, किसने कहां किया क्या। अब बात कर लेते हैं पहली चर्चा, टिकट संगठन से जवाब, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, हमारा टाइम संगठन से जवाब मांगा जाएगा। टिकट आवंटन पर प्रतिक्रियाएं क्या रही, किस तरह का माहौल था, क्यों नहीं बताया गया पार्टी को। दूसरी चर्चा होगी रणनीति संगठन की स्टडी क्या थी उपचुनाव को लेकर। तीसरी चर्चा होगी संवाद की, जनता से संवाद में कहां कमी रह गई। चौथी जो चर्चा होने जा रही है अग्निहोत्री जी की, मतदाताओं का पार्टी से मोह भंग क्यों हुआ, कारण क्या रहे, क्या महंगाई फैक्टर चला, क्या वीरभद्र सिंह के लिए संवेदना थी, अगर ये चीजें थी दोनों ही तो क्यों नहीं समय रहते बताया गया। ये संगठन की भूमिका पे सवाल है। अगले अब सरकार की भूमिका पे देख लेते हैं, विकास हुआ कि नहीं हुआ, जनता ने वोट क्यों नहीं दिया। अगर विकास आपने इतना करवा दिया विकास, तो जनता ने वोट क्यों नहीं दिया, उसको पार्टी कैश क्यों नहीं कर पाई, सरकार से इस चीज पे जवाब मांगा जाएगा। तो ये मुख्य तौर पे संगठन और सरकार की भूमिकाओं पे इस तरह से कुछ संकेत भी मिले हैं। जी बिल्कुल, कुछ संकेत भी मिलने लगे हैं। राजनीतिक पंडित भी बता रहे हैं और जो समझदार लोग हैं उनको समझ भी आ रहा है। मंत्रियों के माध्यम से मंत्रियों को शायद कुछ संदेश पहुंच गए हैं परफॉर्मेंस के चक्कर में। बिल्कुल, क्या कहेंगे जरा जल्दी से राजेश? देखिए जो संकेत मिले हैं अग्निहोत्री जी, बड़े खतरनाक संकेत मिले हैं। अगर हम एक तरह से मंत्रियों की बात कर लेते हैं, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह मंडी संसदीय हल्के के पार्टी के उपचुनाव के प्रभारी थे। उद्योग मंत्री फतेहपुर के प्रभारी थे। खेल मंत्री वहां उनके सह प्रभारी थे। सही है। जुब्बल कोटखाई में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज प्रभारी थे। अर्की में सीधे तौर पे प्रभारी तो डॉक्टर राजीव बिंदल थे, सह प्रभारी के रोल में वहां डॉक्टर राजीव सहजल थे। अब मंडी में अगर हम आए अग्निहोत्री तो वहां दो और मंत्री जुड़ जाते हैं। एक कुल्लू से जुड़ते हैं अपने गोविंद सिंह ठाकुर, शिक्षा मंत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मार्कंडे वहां जुड़ते हैं। 6 मंत्री सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं परफॉर्मेंस से। और अब अगर उनकी हम माने तो जिस तरह के कहा जा रहा है कि सरकार का जनमंच अब 21 नवंबर को सरकार का जनमंच होगा, जिसमें संकेत अब सीधे तौर पे क्या मिल रहे हैं कि मंत्रियों को यह कहा गया है कि आप पहले अपना घर मजबूत करिए। आप उस जनमंच की अगर लिस्ट देखें तो उसमें महेंद्र सिंह अपने गृह क्षेत्र धर्मपुर में सेवाएं देंगे, गोविंद ठाकुर मनाली में ही वहां जनमंच कार्यक्रम करेंगे, अपने ही विधानसभा हल्के में कहा गया। और यहां तक तकनीकी शिक्षा मंत्री, क्योंकि वहां कांग्रेस लीड ले गई है 2143 वोटों से, रामलाल मार्कंडे, वही हाल मनाली में था, 1800 कुछ वोटों से कांग्रेस लीड ले गई थी। तो इन मंत्रियों को कहा गया है कि अपना घर संभालिए, वहां पार्टी को मजबूत करिए, उससे उसके बाद फिर आगे की स्थिति बाहर की बात में देखेंगे, पहले अपने घर संभालिए। ये संकेत पार्टी ने दिया है। और रामलाल मार्कंडे को अगर हम बात करते हैं अग्निहोत्री, तो उनकी तो जनमंच में ड्यूटी तक नहीं लगाई है। तर्क और दलील तो ये दी जा रही थी कि किन्नौर और लाहौल में बर्फबारी हुई है, हालांकि ये दलील है, लेकिन जो संकेत मिले हैं बड़े खतरनाक लगे। देखिए बर्फबारी में ही तो कांग्रेस को भी वोट मिले हैं। राजेश, अंतिम मेरा प्रश्न आपसे सेगमेंट में, आक्रोश झलक रहा है पार्टी में। जी, धवाला ने संगठन को लपेट दिया है। 2-3
बड़े चुभते हुए बयान आए हैं जो बिल्कुल। आम जनता को सच्चे भी लग रहे हैं, उसमें भाजपा भी शामिल है। राजेश जरा जल्दी से, समय बहुत बीत रहा है। बिल्कुल, देखिए ज्वालामुखी के विधायक रमेश वाला ओबीसी के बड़े लीडर हैं और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि उनके बयान से पार्टी में थोड़ी सी खलबली मच गई अग्निहोत्री जी। तीन बड़ी चीजें कही है उन्होंने कहा कि भाजपा में पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, ये भाजपा के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक स्थितियां पैदा होने वाली हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि भाजपा में जो संगठन के लोग हैं वो संगठन के लोग अब कम रह गए हैं, वो ठेकेदार बन गए हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे पास बदला ले रहे हैं रमेश वाला, मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि मेरे पास इसकी लिस्ट है, जिसको शक हो मेरे से चर्चा कर ले। उन्होंने एक सवाल और उठाया कि जो पन्ना प्रमुख हैं, बूथ पालक हैं, कार्यकर्ता और संगठन के जो कार्यकर्ता है अग्निहोत्री जी, वो सारे हवा में हैं। उनको राजनीति की हवा लग गई है, जनता के साथ संवाद उनका है नहीं, ग्राउंड पे उनकी वर्किंग जीरो है, तो पार्टी जीतेगी कैसे। और एक इसके साथ ही उन्होंने जैकेट पहन के हिंदी बोल के काम नहीं चलेगा। इसके साथ एक चीज और जोड़ी है उन्होंने ये कहा है कि पार्टी सीनियर के लोग जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको भूलने लगी है। हाँ जी। और मुख्यमंत्री पे भी टिप्पणी कर दी है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो मेहनती हैं लेकिन उनकी सुन कोई नहीं रहा है। तो ये धवाला का दर्द है, जो अब दर्द कम लग रहा है और ज्वाला ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इलेक्शन ईयर में जिस तरह की चीजें अगर हो रही हैं, इससे पहले भी भरे बैठे हैं धवाला, भरे बैठे हैं धवाला। देखते हैं राजेश किस तरफ हिमाचल की राजनीति मुड़ती है। आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे, चाहे भाजपा की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो, क्योंकि दर्शक इस पे बहुत हमारे पास वो आते हैं, रिक्वेस्ट आती है या आप कहिए कि आदेश आता है आपकी तरफ से कि ये भी करिए। राजेश हम तीसरे सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, समय हमारे पास समाप्त होता जा रहा है। शिमला में हिमाचल की बल्ले बल्ले राजेश जी, पीठासीन अधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन चला हुआ है शिमला में। कितनी बड़ी उपलब्धि है राजेश, और आज इसमें प्रधानमंत्री का भी शायद संबोधन हुआ है। बिल्कुल, क्या कहा है? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि हिमाचल के लिए है कि आप 100 साल इससे पहले अगर हम बात करते तो 1921 के बाद पहला सम्मेलन भी 1921 में यही हुआ था, शिमला में ही हुआ था, और 2021 का सम्मेलन भी शिमला में ही हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हिमाचल के लिए है। और अगर हम प्रधानमंत्री जी की देख लेते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ कहा क्या, तो इसमें प्रधानमंत्री जी वर्चुअल माध्यम से जुड़े अग्निहोत्री जी, उन्होंने सदन की परंपराओं और व्यवस्थाओं में एक पहली चीज कही है कि ये स्वभाव से भारतीय हो, इनका इसका मतलब इसमें हमें अपनी संस्कृति को जिंदा रखना है। हमारी नीतियां और हमारे कानून, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा भारतीयता के भाव में एक भारत श्रेष्ठ भारत पे उन्होंने बल दिया। इसके बाद उन्होंने आने वाले सालों में ये कहा कि अगर हमने देश को नई ऊंचाइयों पे ले जाना है तो इसके लिए मेहनत करनी होगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज तक हमने जो हासिल किया है उसमें राज्यों की भूमिका बड़ी अग्रणी रही है। उन्होंने कोरोना पीरियड का उदाहरण दिया कि हमने जो कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, बड़ी लड़ाई हमने लड़ी। कुछ उन्होंने एक पोर्टल के विषय में भी बात की राजेश जी। आगे उन्होंने एक और कहा अग्निहोत्री जी, उसमें इन्होंने वन नेशन वन लेजिस्लेटिव पोर्टल प्लेटफॉर्म जो है उसको बनाने की बात की, उसमें बनाने की बात कही, और इन्होंने कर्तव्य का मूल मंत्र दिया है अग्निहोत्री जी ने। राजेश इसमें इन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसा पोर्टल बन जाता है, ये पोर्टल बनता है तो सारे चाहे लोकसभा है, राज्यसभा है या पूरे देश की जो भी विधानसभा है या विधान परिषद है, उनकी जो भी कार्रवाई होगी वो वहां पे आ जाएगी। एक प्लेटफॉर्म पे सबको देख सकेंगे क्या फैसले हुए, और साथ में ही अगर कोई एक टाइम फ्रेम करना है कि कोई सत्र चला हुआ है तो उसमें कनेक्ट करना है किसी भी तरह से आगे, तो उसमें सबको आसानी होगी। टेक्नोलॉजी की ओर बड़ा कदम है राजेश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्होंने भी इस अवसर पर संबोधन किया। लोगों ने, हमने दिव्य हिमाचल टीवी में सारा कार्यक्रम ये लाइव किया, दर्शक इसको डिटेल में देख चुके हैं। उनके क्या मुख्य बिंदु रहा, आप नेट शेल में ही बताइए। देखिए मुख्यमंत्री ने हिमाचल की जो गरिमामय इतिहास के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की अग्निहोत्री जी। उन्होंने विधानसभा के सफर पे उन्होंने कहा है, और उन्होंने अपने विकास की रफ्तार में जिन्होंने योगदान हिमाचल के विकास की रफ्तार में, उसमें चाहे तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों का उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने आर्थिक पहलुओं के, प्रदेश के गठन से लेके आर्थिक पहलुओं तक पे तमाम चर्चाएं की। कोरोना वैक्सीनेशन की उन्होंने जो रिकॉर्ड हिमाचल ने बनाया है उसके लिए उन्होंने एक तो हिमाचल की जनता को बधाई दी है, और साथ ही प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया कि जिन्होंने वैक्सीन की सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित होने नहीं दी, हिमाचल को बड़ा उसका तय कोटा दिया गया। और बड़ी बात जो उन्होंने यहाँ उठाई है, उन्होंने ये मांग एक रखी है जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल थे, या राज्यसभा के उपसभापति भी वहां मौजूद थे, प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। उन्होंने ये कहा कि धर्मशाला विधानसभा भवन में राष्ट्रीय ई अकादमी खोलने, विधानसभा अकादमी खोलने की मंजूरी दी जाए। और लगातार हिमाचल मांग राजेश, आपने बीच में बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री बहुत, हालांकि एक चीज से अभी ये प्रसंग से हटके है, हम
हिमाचल पहला प्रदेश बना था पहली डोज उठाने वाला 100%। हाँ नहीं, अगर मैं वैक्सीन की बात करूं, कोरोना पे 100% इसने वैक्सीनेशन की थी, प्रधानमंत्री ने बधाई दी थी, संबोधित किया था। लेकिन बड़ी बात एक हमने पीछे नोटिस की कि जब गृह मंत्री J&K के दौरे पे गए तो वहां पे J&K क्लेम कर रहा था गृह मंत्री के सामने कि हम पहले प्रदेश हैं। अब ये भी मतलब कुछ समझ से बाहर की चीजें हैं। हालांकि हमें यहाँ पे प्रधानमंत्री ने संबोधन किया, बधाई दी थी। राजेश, अगर हम ये कहें नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, उनका वक्तव्य बड़ा शानदार रहा, बिल्कुल बिल्कुल है ना जी। और उन्होंने एक दो ऐसी मांगे उठाई जो दिशा और दशा बदल सकती हैं अगर वो मान ली जाती हैं, और जो आम आदमी भी ये समझता है कि वो सही बात कही है मुकेश अग्निहोत्री ने। आज क्या कहेंगे? दो बातों पे चर्चा कर लेते हैं अग्निहोत्री जी, बड़ा लंबा चौड़ा, हमने ज्यादा नहीं आओगे संबोधन समझने के लिए हमारे बहुत एक उन्होंने चीजें कही हैं। एक चीज उन्होंने मांगा है कि विपक्ष को चर्चा के लिए वक्त ज्यादा दिया जाए, एक मांग उन्होंने ये उठाई है। दूसरी उन्होंने मांग जो ये उठाई है कि दूसरा उन्होंने जो चीज कही है वहां बड़ा उसमें तथ्य उन्होंने पेश किए। उन्होंने ये कहा कि आरटीआई के जरिए तो जानकारी जनता को आसानी से मिल जाती है, लेकिन जब कोई विधायक या विपक्ष का नेता जानकारी मांगता है तो सदन में वो जानकारी लेट पहुंचते तो इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। और उन्होंने जो सबसे बड़ी जो बात उन्होंने यही उठाई कि ई विधान प्रणाली स्थापित करने की उन्होंने मांग की है सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और लोकसभा के अध्यक्ष से। तो ये अतिरिक्त राजेश में और जोड़ना चाहूंगा, दो बड़ी बातें उन्होंने जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कही है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो हिमाचल से बाहर हटके कही है। एक तो उन्होंने कहा है कि जो भी पीठासीन अधिकारी है, चाहे हिमाचल में हो चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे कहीं भी हो, वो राजनीति से परे होना चाहिए। उसको ना राजनीतिक बैठकों में शामिल होना चाहिए, गरिमा है जी ना बैठकों में शामिल होना चाहिए, ना ही किसी राजनीतिक कार्यक्रम में, जो कि काफी हद तक सही। और उन्होंने परंपरा का हवाला दिया कि ऐसा होता आया है, हाल के वर्षों में ये प्रथा टूटी है, बहुत बड़ी बात है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। और दूसरी बात उन्होंने जो कही, जिसका सबने समर्थन किया और सब चाहते थे कि ऐसा हो, वो था कि अपने संसद की तर्ज पे जो लोकसभा और राज्यसभा में होता है ना जी, शून्यकाल की प्रथा, 1 घंटे का ऐसा समय जब कोई भी सदस्य उठकर किसी भी विषय पर कोई भी सवाल पूछ सकता है। अदरवाइज विधानसभा में क्या होता है राजेश, आपको लिख के पहले देना पड़ता है, फॉर्मेलिटी सी बन जाती है। बिल्कुल। तो राजेश ये दो अग्निहोत्री। अच्छा राजेश, चलते चलते इसमें ये सारा आयोजन जो हुआ, विपिन सिंह परमार हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष, उनके प्रयास बड़े इसमें नोटवर्दी हैं, क्योंकि सम्मेलन को हिमाचल आना, हालांकि वो पहले चाहते थे कि धर्मशाला में हो, वो भी जाता अगर आपने जो 1921 की बात बताई, 100 साल बाद शिमला में ही वेन्यू रखने का फैसला किया। लेकिन जो आयोजन उन्होंने पहले हिमाचल के लिए पाया और उसके बाद उसको सफलतापूर्वक अंजाम दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए देश भर के अगर हम तमाम राज्यों के पीठासीन और अधिकारी, उप अधिकारी के साथ साथ सचिव यहाँ पहुंचे हुए हैं, 200 से ज्यादा ये सारी डेलीगेशन है, इसमें है। इनके रहने की, खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं खुद विधानसभा अध्यक्ष देख रहे हैं। अब विधानसभा अगर हम परिसर की बात करते हैं तो दुल्हन की तरह सजाया हुआ है, शिमला के चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है अग्निहोत्री जी। सुरक्षा व्यवस्था अगर हम देख लें, होटलों से लेके अगर हम बात करते हैं विधानसभा परिसर तक, चप्पे चप्पे की तमाम जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष देख रहे हैं। बहुत बड़ा ये इवेंट है, राष्ट्रीय इवेंट है, जिसमें आप देखिए लोकसभा के अध्यक्ष से लेके तमाम यहाँ 200 से ज्यादा अधिकारी, कर्मचारी और पीठासीन अधिकारी यहाँ पहुंच रहे हैं। तो हिमाचल के लिए बड़े गौरव की बात है, और इसके लिए तो विपिन सिंह परमार बधाई के पात्र हैं। जिस तरह की तमाम चीजें यहाँ हैंडल की जा रही हैं, उनके स्तर पे जिस तरह के प्रबंधन किया जा रहा है, अभी 19 नवंबर तक ये चलेगा, तो उसके लिए वो तैयारियां जिस तरह से की गई हैं वो बड़ा सराहनीय प्रयास है, हिमाचल की हो रही है। अच्छा, विपिन सिंह परमार जैसा सभी जानते हैं, पहले छात्र नेता रहे हैं, वीवीपी में इन्होंने पूर्णकालिक के रूप में बहुत काम किया है, उसके बाद मंत्री भी रहे हैं। ये अलग बात है कि जब इनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था तो विपक्ष तक ने चुटकी ली थी उनके नेताओं ने कि जी आप इस उम्र में अगर विधानसभा अध्यक्ष बने हैं तो कहीं आप ठिकाने तो नहीं लगाए जा रहे। विपक्ष को थोड़ा इशारा, अच्छा निराशा का भाव कांगड़ा में भी था। लेकिन ये होता है अनुभव, जिसको संगठन का अनुभव कहते हैं, बाकी अनुभव कहते हैं कि अब विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए भी उन्होंने अपनी जो क्षमता है वो सिद्ध की है। तो इसके लिए विपिन सिंह परमार पूरे प्रदेश की तरफ से बधाई के पात्र हैं। राजेश, ई विधान अकादमी के लिए तो शायद कल घोषणा होने की उम्मीद है। ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष है वो शायद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दोपहर बाद, तो शायद वो मांग भी पूरी हो जाए। तो उसके लिए हिमाचल को भी बस इस चीज के लिए भी बधाई हो अगर ऐसा हो जाता है। कल फिर चर्चा करेंगे अगर कुछ बड़ा होता है इस कार्यक्रम में। राजेश, अब हम बढ़ते हैं आज के इतिहास में। 17 नवंबर 2021 का दिन है, थोड़ा हम शॉर्ट में रखने की कोशिश करेंगे, समय ज्यादा हो रहा है। आज बाल ठाकरे साहब का, आज के दिन 2012 में 17 नवंबर को उनका निधन हो गया था। बाल ठाकरे साहब कौन थे? तो मुझे नहीं लगता है कि हमें दर्शकों को बताने की जरूरत है, हमारे दर्शक बहुत असमझदार हैं। राजेश, 1869 ये वही सन था जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो इसी वर्ष सुएज कैनल बनकर तैयार हुई थी, सुएज नहर। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, जानते नहीं होंगे तो सुना तो जरूर होगा। ये राजेश वो नहर है
जो इजिप्ट में बनी है, जिसको हम मिस्र कहते हैं, अफ्रीका के टॉप के हिस्से में ये शामिल है। और ये नहर जो है राजेश, देखिए इसका पहले हम ये मतलब बता देते हैं कि इस नहर का क्या मतलब है। ये नहर एक ऐसे ही आदमी ने बनाई, आदमियों के इसमें के सौजन्य से बनाई गई नहर है, जिसने प्रकृति के रास्ते को लगभग 9000 किलोमीटर कम कर दिया। कैसे? हाँ जी, मैं बताता हूँ। ये नहर है राजेश इजिप्ट में, जो देखिए अगर आप मैप पे देखेंगे तो जो अफ्रीका है उसके टॉप के सिरे में एक तरफ को नीचे को समुद्र की एक समुद्र घुसा हुआ इजराइल से पैरेलल होके ऊपर की तरफ को, उसको कहते हैं रेड सी, पानी उसका लाल जैसा नजर आता है। और ऊपर के हिस्से में जो अफ्रीका और के ऊपर हिस्सा है उसके नीचे दक्षिणी यूरोप का हिस्सा है। दक्षिणी यूरोप और नीचे अफ्रीका के उत्तरी अफ्रीका के बीच के जो हिस्से में समंदर है राजेश, वो कहलाता है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। तो इन दोनों सागर के बीच में ये 193 किलोमीटर लंबी सुरंग है जी। तो क्या होता है कि ये क्यों बनाई गई राजेश? ये सुरंग इसलिए बनाई गई थी कि यूरोप से जब भी कोई जहाज चलता है, ये पुराने देखिए इतने 100 साल पहले की बात है, 150 साल से भी ज्यादा हो गया, जहाज चलता है उसको पूरा अफ्रीका का पहले चक्कर लगा के आना पड़ता था, पूरे अटलांटिक ओशियन में, फिर घूम के उसको इंडियन ओशियन में घुसना पड़ता था, हिंद महासागर में आना पड़ता था। तो वहां तक हिंद महासागर में अगर हम आपने आना, हिंद महासागर से होते अगर आपने अरब सागर में आना है, जैसे मान लीजिए आप मुंबई की तरफ आ रहे हैं, तो आपको लंदन से 8900 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है जहाज को। 20 दिन लगते थे लगभग, 8 से 10 दिन लगते थे ज्यादा जी। अब क्या करते हैं, अब यूरोप से नीचे उतरेंगे, उस मेडिटेरेनियन सी में आएगा, जहां सुएज कैनाल से होके नीचे सीधे अरेबियन सी में आ जाएगा, रेड सी से होते हुए। जो रेड सी जो है राजेश, वो अरेबियन सी का ही एक हिस्सा है ऊपर वाला। तो ये मैं इस झील के नहर के बारे में बता देता हूँ राजेश। इसकी लंबाई है 193.3 किलोमीटर, 193 किलोमीटर 300 मीटर लंबी है ये। दोनों समुद्रों के सतहों को जोड़, दोनों समुद्रों को जोड़, या आप ऐसे कहिए कि एशिया को यूरोप से जोड़ती है, अफ्रीका को बाईपास कर देती है। और राजेश इसमें जो क्या होता है, जहाज चलते हैं पानी के। हमें पता है कि अधिकतर सामान जो होता है दुनिया का वो जहाजों के माध्यम से आगे पीछे होता है, हवाई जहाज से तो कम जा पाता है। तो राजेश इसमें जो मैक्सिमम जो क्षमता है इसकी चौड़ाई में, हम नहर को इस तरह से नापते हैं कि इसमें कितना चौड़ा जहाज जा सकता है, समुद्री जहाज। तो 77.5 मीटर चौड़ा, 77.5 मीटर चौड़ा, इतना चौड़ा जहाज इस टनल में से निकल सकता है। और उसके कितना गहराई तक भी जहाज नीचे जा सकता है, क्योंकि जब जहाज में सामान होगा तो नीचे इसमें बहुत पानी में नीचे उतर के चलेगा वो, तो वो 20 मीटर तक, 20.1 मीटर तक वो नीचे भी जाता है। मतलब बहुत बड़े जहाज इसमें से पास हो सकते हैं। जिस क्षमता देखिए इसकी, 2020 का एक आंकड़ा ले तो 18,500 जहाज एक साल में इस टनल से इधर से उधर हुए हैं। ये संख्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, क्योंकि 193 किलोमीटर लंबी सुरंग में एक ही तरफ का रास्ता है, एक टाइम में एक ही जहाज जाएगा। लेकिन 2 झीलें हैं इसमें राजेश 193 किलोमीटर के सफर में, जहां पे अगर एक तरफ से जहाज आ रहा है और दूसरी तरफ से भी आ रहा है, तो एक को साइड में पार्क करवा के सीधा, जैसे आप अगर मान लीजिए कालका से शिमला की तरफ जाते हैं तो वहाँ ट्रेन क्रॉस नहीं होती, एक ही पटरी है, तो किसी रेलवे स्टेशन पे उसको ट्रैक पे साइड में कर दिया जाता है और वहाँ से दूसरी ट्रेन पास होती है। कुछ ऐसी व्यवस्था यहाँ पे है राजेश। तो ये आज के दिन सुएज टनल ओपन हुई थी राजेश 2008, जल्दी से करते हैं। ट्वाइलाइट फिल्म जो है, या ट्वाइलाइट सागा सीरीज तो कहीं बन गई ना। आज के दिन ट्वाइलाइट मूवी जो थी वो प्रीमियर हुआ था उसका लॉस एंजलिस में, अमेरिका में। और देखिए इसमें हॉलीवुड की मूवी थी ये, और अब हम बहुत से दर्शकों ने मूवी देखी होगी, चाहे आपने डब देखी है चाहे ओरिजिनल देखी है राजेश, इंग्लिश मूवी। अच्छा राजेश, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ये महिलाओं का चमत्कार है। ये फिल्म जो है, इस फिल्म की लेखक महिला है, इस फिल्म की डायरेक्टर महिला है, और इस फिल्म का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसकी हीरोइन, वो तो महिला है ही है। बिल्कुल, है ना राजेश। देखिए स्टीफनी मेयर हैं जिनकी बुक पे ये बनी है फिल्म जी। ट्वाइलाइट जो बनी है स्टीफनी मेयर की बुक है, और इसकी जो डायरेक्टर हैं वो है कैथरीन हार्डविक, वो भी महिला ही हैं। बिल्कुल। और इसमें जो इसकी हीरोइन है, जो इसमें मेन अट्रैक्शन है, उनका नाम है क्रिस्टन स्टीवर्ट। हाँ, हालांकि जो हीरो है उनका भी मतलब एक अलग ही जलवा है, रॉबर्ट पैटिसन साहब, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। तो ये महिलाओं, ये इस फिल्म का हमने जिक्र इसलिए किया कि महिला शक्ति क्या नहीं कर सकती है। मौका दीजिए आप बस, बेटियों की बात तभी होती है ना राजेश। कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ते हुए, उम्मीद फाजली साहब कराची के शायर बहुत बढ़िया लिखते हैं, सिंपल सा, मतलब देखिए भावना कैसे उमड़ती है इनके शब्दों। जाने ये कैसा जहर दिलों में उतर गया, जाने ये कैसा जहर दिलों में उतर गया, परछाई जिंदा रह गई, इंसान मर गया। परछाई जिंदा रह गई, इंसान मर गया, बर्बादियां तो मेरा मुकद्दर ही थी मगर, बर्बादियां तो मेरा मुकद्दर ही थी मगर,
चेहरों से दोस्तों का मुलम्मा उतर गया। क्या बात है। ऐ दोपहर की धूप, ऐ दोपहर की धूप, बता क्या जवाब दूं। ऐ दोपहर की धूप, बता क्या जवाब दूं। दीवार पूछती है कि साया किधर गया। क्या बात है। दीवार पूछती है कि साया किधर गया। इस शहर में फराश तलब है हर एक राह। इस शहर में फराश तलब है हर एक राह। वो खुश नसीब था, वो खुश नसीब था जो सलीके से मर गया। क्या बात। क्या ना उसको ज़ौमे मसीहाई था उम्मीद। अपने बारे में कहते, क्या ना उसको ज़ौमे मसीहाई था उम्मीद। हमने दिखाए जख्म, हमने दिखाए जख्म तो चेहरा उतर गया। क्या बात। हमने दिखाए जख्म तो चेहरा उतर गया। बिल्कुल जी, उम्मीद साहब चेहरा उतर गया साहब। तो आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं और देश विदेश और प्रदेश की तमाम जानकारी के लिए आप दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप फॉलो करते रहें। थोड़ी देर में हमारा मुख्य बुलेटिन आने वाला है। रात 9 बजे राज्य की बात राजेश मल्होत्रा के साथ होगी। तो कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी मंच पे। तब तक नमस्कार। नमस्कार।